दोस्तों, मैं इस समय ईरान का अमेरिका और इजराइल के साथ युद्ध मुकाबला जो हो रहा है इसके बारे में बात करने जा रहा हूं। 26 फरवरी को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये इजराइल की यात्रा पर गए थे। वहां के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मिले और दोनों में कुछ बातचीत हुई। और यहाँ पे एक बात मैं आपको बताता चलूं, जब ये यहाँ पे गए तब अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर जब इजराइल गए थे तो उन्होंने ये पास करवा लिया था कि नो प्रायर कैबिनेट अप्रूवल नीडेड फॉर सम पैक्ट्स साइन ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर विजिट आउटसाइड द कंट्री और इफ द हेड ऑफ द स्टेट्स विजिट देयर इंडिया इटसेल्फ। ऐसे लगता है जैसे मोदी जी अपने आप को एम्पावर कर रहे हैं मैक्सिमम पावर्स के साथ, जहां पर वो कैबिनेट की अप्रूवल को ज्यादा मान्यता नहीं दे रहे। लेकिन इसके पीछे दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि कई बार जब हम ऐसे ट्रिप्स पे जाते हैं तो कुछ ऐसे समझौते होते हैं, जब वहां पे बातचीत करते हुए बात निकल आती है तो अगर उनको कैबिनेट की अप्रूवल ना भी मिली हो तो प्रधानमंत्री जी के पास इतनी पावर्स हैं कि वो इस समझौते को आगे चला ले बगैर कैबिनेट की अप्रूवल के। हाँ, जब वो वापस जाए 6 महीने के अंदर अंदर उनको उस समझौते के बारे में बताना होगा। लेकिन आपको इतना बता दूं, सीक्रेट ट्रीटी या कोई फाइनेंशियल या कोई ऐसा समझौता नहीं किया जा सकता बगैर कैबिनेट की अप्रूवल। जब ये वहां पे जाते हैं, इजराइल के साथ प्रधानमंत्री को मिलते हैं, वापस जैसे ही आते हैं, इजराइल 28 फरवरी को अकस्मात ईरान के ऊपर आक्रमण कर देता है अमेरिका के साथ मिलकर। ये आक्रमण इतना भयानक था कि अयातुल्ला अली खमेनी, जो कि वहां के हेड थे, जो सारा एब्सोल्यूट हेड ऑफ ईरान, वो और उनके 40 साथी साथ में ही इस बम्बार्डमेंट में मारे गए। ये ईरान के लिए बड़ा झटका था। लेकिन नेतन्याहू और ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, की ये चाल थी कि उनको ये शायद विश्वास था कि इस झटके से ईरान जो है वो घुटने टेक देगा और उनके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी ईरान को अपने अंडर करने की। क्योंकि ट्रंप की चाल थी, ट्रंप की सोच थी, क्योंकि वहां की सरकार को वो बदलना चाहते थे। ट्रंप की ये चाहत है कि दोबारा यहां पर शाह ऑफ ईरान का राज कायम किया जाए। 1979 तक ईरान में मोनार्किकल सिस्टम कायम था। वहां के मोनार्क थे मोहम्मद रिजा शाह पहलवी। उनकी तबीयत खराब 1979 में हुई और वो इलाज के लिए इटली गए। वहां से वो अमेरिका आए, अमेरिका आकर उनकी मृत्यु हो गई। इस दौरान अयातुल्ला खमेनी, जो कि कभी देश निकाला कर दिए गए थे, वो वापस ईरान में लौटते हैं। लोग उनका भव्य स्वागत करते हैं और वो वहां पर इस्लामिक रिपब्लिक की स्थापना कर देते हैं, फंडामेंटलिस्ट गवर्नमेंट। ये क्योंकि लोग चाहते थे, इसलिए इस प्रकार की सरकार कायम होती है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा जो दुखद पहलू था वो ये था कि ईरान में औरतों को रिजा शाह पहलवी के समय हर प्रकार की सहूलत और आजादी प्राप्त थी। वो काम पे जा सकती थी, अपनी मनमर्जी के कपड़े पहन सकती थी, बाल कटवा सकती थी और हिजाब में रहना उसके लिए बाध्य नहीं था। लेकिन फंडामेंटलिस्ट सरकार स्थापित हो जाने के बाद उनकी इस सारी आजादी के ऊपर पाबंदियां लगा दी गई और उसे घर की 4 दीवारी के अंदर बंद कर दिया गया। 1979 से लेकर अब तक ईरान में फंडामेंटलिस्ट सरकार की हुकूमत चल रही है और औरतों की हर प्रकार की आजादी पे रोक लगा दिया गया। औरत हिजाब ठीक तरह पहनती या नहीं, इसके लिए वहां पे मोरालिटी पुलिस का गठन किया गया, जो सुनिश्चित करती थी कि औरत अपने हिजाब मीन्स बुर्के में रहे, और अगर वो इसका थोड़ा सा भी उल्लंघन करती तो उसे बहुत सख्त सजा दी जाती। औरतें इसके हक को वापस पाने के लिए कई बार सड़कों पर आई और उन्होंने प्रदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन जालिम सरकार ने बुरी तरह उनके इस विरोध को कुचल दिया। हाल ही में 2023 में एक बार फिर ईरान में इस प्रकार का औरतों का जुलूस, औरतों का हजूम सड़कों पर उतर आया और वो अयातुल्ला खुमैनी की सरकार के खिलाफ नारे लगाती हुई वो दोबारा
अपने हक की मांग करती हुई सड़कों पे उतरी और वो चाहती थी कि शाह ऑफ ईरान, जो कभी रजा शाह पहलवी का राज्य हुआ करता था, मोनार्किकल सिस्टम, उसकी दोबारा व्यवस्था कर दी जाए। लेकिन इससे पहले कुछ होता, उनके इस प्रकार के आंदोलन को कुचल दिया गया। कहा जाता है अमेरिका ने बड़ी इसको सपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। फंडामेंटल सरकार जो है वो उसी तरह अपना राज करती रही। इस राज को बदलने के लिए, इस सरकार को बदलने के लिए इजराइल और अमेरिका ने मिलकर आक्रमण किया और उनको उम्मीद थी कि उनका ये जो दाव है, जैसे वेनेजुएला में वो निकोलस मदुराओ की सरकार को उलटने में कामयाब हुए थे, यहां पे भी हो जाएंगे। 2-4 दिन की बात है, क्योंकि 2025 में भी इजराइल ने ईरान पर आक्रमण किया था और 21 तारीख को अमेरिका भी उसके साथ शामिल हो गया था। 3 दिन अमेरिका ने भी ईरान के ऊपर बम्बार्डमेंट की थी और ईरान झुक गया था और उनको लगता था कि उसी प्रकार एक बार दोबारा वो ईरान को झुकाने में सफल हो जाएंगे। ईरान पर इल्जाम ये लगाया जा रहा था क्योंकि ईरान के पास हाईली एनरिच्ड यूरेनियम का भंडार है, वो कहीं इस यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु बम बनाने में ना कर ले, और वो इसे रोकना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने ईरान पर बहाना बनाकर हमला किया। लेकिन हुआ उलट। ईरान ने रिटेलिएट किया और जमकर दोनों ताकतवर अमेरिका और इजराइल का सामना किया और डटकर जवाब दिया। जवाब इतना सख्त था कि अमेरिका के जो बेस थे, जो कि अमेरिका के बेस जो थे वो थे ओमान, यमन, सऊदी अरेबिया, कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, इजराइल, यहां तक कि इजराइल के ऊपर भी ईरान ने आक्रमण करने से परहेज नहीं किया। यहां पर सारे मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपने बेस बना रखे थे, उनके सैनिक ठिकाने बने हुए थे। ईरान ने उनके सैनिक ठिकानों पर आक्रमण किया। रिटेलिएशन में अमेरिका ने ईरान की आम पब्लिक के ऊपर आक्रमण करने शुरू कर दिए। उन्होंने इनके तेल के भंडार के ऊपर भी आक्रमण किया, लेकिन ये आक्रमण इतना सोचा समझा और सुलझा हुआ था, वो सिर्फ ईरान के लोगों को तरसाना चाहते थे, मारना चाहते थे, ये एहसास कराना चाहते थे कि अमेरिका और इजराइल के साथ युद्ध करने में तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, जितनी जल्दी हो सके सरेंडर कर दो, इसी में आपकी भलाई है। लेकिन ईरान ने अमेरिका की एक नहीं सुनी और अयातुल्ला अली खुमैनी के मुस्तफा बेटे को वहां का मुखिया नियुक्त कर दिया। यह है ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध का इस समय चलता हुआ 13वां दिन, जो अभी तक युद्ध समाप्ति की ओर जाता हुआ नहीं लगता। लेकिन इन सब घटनाओं ने ट्रंप को एक बार झंझोर कर रख दिया है। सबसे बड़ी जो घटना घट रही है वो ये घटित हो रही है कि गल्फ ऑफ हार्मुज, अरेबियन सी में गल्फ ऑफ हार्मुज, जहां से सारे शिप्स निकल के अपना अपना तेल लेके मिडल ईस्ट से, ईरान से, अबू धाबी, दुबई, कतार, यमन, इनसे तेल लेके वो अपने देशों को जाया करते थे। भारत भी लेके जाया करता था। अब उनकी शिप्स जो है, ईरान ने वहां चेतावनी दे दी है भी कोई शिप अपनी वहां ना भेजे, अगर भेजेगा तो वो उसे उड़ा देंगे। अमेरिका इस युद्ध में इस प्रकार पागल हुआ कि उसने यूएनओ की जितनी भी पुरानी हिदायतें थी उनको डस्टबिन में डाल दिया और अपनी मनमाजी करते हुए जितने भी कानून थे जो यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने स्थापित किए थे, उनको तोड़ दिया और एक पीसफुल शिप जो कि ईरान का भारत में एक्सरसाइज करने के लिए आया हुआ था,
उसे इंडियन ओशन में टारपीडो करके उड़ा दिया गया। 81 लाशें श्रीलंका के पास, क्योंकि उसको उड़ाया गया, श्रीलंका के लोगों ने वो 81 लाशें इकट्ठी की। बहुत सारे जख्मी और बहुत सारे अभी तक मिले नहीं। ये एक बहुत घिनौनी घटना थी, लेकिन इसके बारे में भारत कुछ बोला नहीं। ना ही भारत अयातुल्ला खमेनी, जिसके साथ भारत के हमेशा ईरान के साथ अच्छे संबंध रहे, लेकिन उसकी मृत्यु पर भी भारतीय सरकार ने शोक नहीं मनाया, चुप रही। हम ये बताते चले आपको, इजराइल के साथ तो हमारे संबंध अभी और गहरे हुए हैं, लेकिन ईरान के साथ भी हमारे बड़े अच्छे संबंध थे शुरू से ही। चाबहार फोर्ट पर्शियन गल्फ में हमने ईरान के इलाके में स्थापित की थी। ये 100 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट था, क्योंकि ग्वाडा जो फोर्ट थी वो पोर्ट है, वो पाकिस्तान की पोर्ट है। वहां पर पाकिस्तान चाइना दोनों को कॉरिडोर मिला हुआ है और वहां से वो गल्फ में व्यापार करते हैं। भारत के पास कोई पोर्ट नहीं था। इस बंदरगाह के लिए ईरान ने उसको जगह दी। वहां पे उन्होंने चाबहार जगह पर अपना पोर्ट बनाया। वहां से होते हुए शिप जो है हमारा सीधा चाबहार फोर्ट पे रुकता है। उस पोर्ट से हमने एक रेलवे लाइन निकाली है जो हमें अफगानिस्तान से जोड़ती है। अफगानिस्तान से आगे चलते हुए हम सेंट्रल एशिया में पहुंच जाते हैं, जहां पे रशिया है, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और इन देशों के साथ हम व्यापार कर सकते हैं और हम कर रहे थे। लेकिन पीछे ट्रंप ने सबसे पहले तो हमें ईरान से तेल लेने के लिए रोका, हमने वो भी छोड़ दिया। हमने रशिया से तेल लेना शुरू कर दिया, लेकिन फिर बाद में हमारे ऊपर ट्रंप ने इतनी ज्यादा पेनल्टी लगा दी, 50% टैरिफ लगा दिया, हमें उसके साथ भी तेल लेना छोड़ना पड़ा और हमने रशिया से भी तेल लेना छोड़ दिया, क्योंकि अमेरिका हमें बाध्य कर रहा था कि हम तेल उससे ले। अमेरिका ने इस समय के दौरान, मैंने आपसे पहले भी बताया, वेनेजुएला का तख्ता पलट दिया। वेनेजुएला वो जगह है दुनिया की जहां पे सबसे ज्यादा तेल का भंडार है। इस तेल के भंडार पर अब अमेरिका का कब्जा हो गया है। अमेरिकन बिजनेसमैन जो है वहां पे जाके अपनी रिफाइनरी स्टैब्लिश कर रहे हैं, वहां से तेल लेके अब ये सारी दुनिया को बेचेगी। इराक जो कि बहुत बड़ा तेल का भंडार था, सद्दाम हुसैन जब वहां पे थे, उसके ऊपर भी कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, बहाना लगा के सद्दाम हुसैन का तख्ता पलट के इराक के तेल भंडार पर कब्जा अमेरिका ने कर लिया था। अब रह गया था ईरान, और कुछ देर में, कुछ दिनों में हो सकता है ट्रंप ईरान के भी तेल जो भंडार है इनके ऊपर कब्जा कर ले। ट्रंप सिविलियन पे आक्रमण कर रहा है, तेहरान पर आक्रमण कर रहा है, उसके कुछ तेल भंडार पर आक्रमण कर रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ा तेल भंडार है, क्योंकि ईरान का तेल जो है बड़ा अच्छा है, उसे रिफाइन करने में ज्यादा जोर नहीं लगता, जबकि वेनेजुएला का तेल जो है वो बड़ा गहरा है, घना है, उसे रिफाइन करने में बहुत समय लगता है। और इसलिए ईरान के ऊपर ये सारी जो कार्रवाई की गई है, पीछे मंतव जो है वो तेल के ऊपर कब्जा पाना है। और इस प्रकार मिडल ईस्ट के ऊपर अमेरिका और इजराइल दोनों अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत इसमें कहां आया और भारत का क्या रोल रहा, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। आज ही ट्रंप ने अपने ट्विटर पे, जो कि ट्रुथ है, उस पे उसने अनाउंसमेंट की है कि उसने भारत के बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के साथ $300 बिलियन का रिफाइनरी सेटअप करने का एक समझौता किया है। ये रिफाइनरी, क्योंकि अगर देखा जाए तो जितनी भी रिफाइनरीज हैं दुनिया में, सबसे बड़ी रिफाइनरी जो है ऑयल रिफाइनरी, वो इंडिया में जमशेदपुर पर है, और ये भारत सरकार और मुकेश अंबानी के अंडर है। दोनों मिलकर यहां पे काम करते हैं। सबसे बड़ा यहां से तेल जो है ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है और बेचा जाता है। अंबानी को तेल निकालने का बड़ा एक्सपीरियंस है। मैं इतना बताता चलूं कि वेनेजुएला से भी
रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड जो है ये यहां से तेल लिया करती थी, वेनेजुएला से। यहाँ का तेल जो है, मैंने आपसे पहले ही कहा, ये बड़ा संगना है। इसकी जो रिफाइनरी है वो बड़ी स्क्रूड है, लेकिन रिलायंस के पास वो है और इसको वो रिफाइन करके मार्केट में बेचा करता था। और यही कारण है शायद कि ट्रंप ने रिलायंस के साथ समझौता करके एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है इंडिया को कि वो ट्रंप के साथ बिजनेस करे। टेक्सास, जहां पे उनकी सबसे बड़ी रिफाइनरी लगी हुई है, वहीं पे उन्होंने रिलायंस को कहा है कि वो अपनी फैक्ट्री स्थापित करे, रिफाइनरी स्थापित करे, जहां पे वो तेल एक्सट्रैक्ट करेगा और उसको रिफाइन करेगा। इसके पीछे ट्रंप का ये कहना है कि अमेरिकन जो एम्प्लॉयज है उनको बहुत सारा काम मिलेगा। और जो अंबानी है, मुकेश अंबानी, वो $300 बिलियन यहाँ पे स्पेंड करके इस पे यहाँ पे अमेरिका के साथ मिलके ये प्रोजेक्ट चलाएंगे। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इस अचीवमेंट के पीछे सबसे बड़ा हाथ जो है किसी अन्य का नहीं, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का है। दिस इज ए गुड बिगनिंग। इट इज वेरी गुड फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री आल्सो। अब यहां पे सवाल उठता है, क्या मोदी जी अमेरिका के आगे झुकते जा रहे हैं? बड़े इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने घुटने टेक दिए। चाहे वो इजराइल की वॉर हो, उनको बिना बताए इजराइल ने जैसे ही वो वापस गए आक्रमण कर दिया। और कुछ कहते हैं कि मोदी जी को पता था इस आक्रमण का, लेकिन जब नेतन्याहू से पूछा गया तो उसने साफ इनकार किया। उसने कहा कि मेरी मोदी जी से इस बारे में कोई बातचीत नहीं हुई थी। चलो इस बात को छोड़ देते हैं। लेकिन जब अयातुल्लाह अली खमेनी की मृत्यु होती है तो वहां पे दो शब्द संतोष के या अफसोस के जाहिर करने में कुछ नहीं जाता, लेकिन मोदी जी वहां भी चुप रहते हैं। शायद उस समय ये ज्यादा जरूरी था क्योंकि गल्फ कंट्रीज में 1 करोड़ से अधिक भारतीय रह रहे हैं, चाहे वो ईरान हो, कुवैत हो, सऊदी अरेबिया हो, दुबई हो। यहां पर 1 करोड़ से अधिक भारतीय रह रहे हैं और इन भारतीयों की जान खतरे में थी। उनको बचाने के लिए योजना बनाई जा रही थी और हर प्रकार से कोशिश की जा रही थी कि वहां के देशों के मुखिया के साथ मिलके, वहां की सरकार से मिलके किस प्रकार फंसे हुए भारतीयों को वापस लाना है, इसका प्रयोजन किया जाए। और ये किया जा रहा है और बहुत से भारतीयों को वापस लाया भी गया है। शायद यही कारण है कि हमारी सरकार ने इस समय बड़ा संतुलन रखते हुए, अपने आप को कंट्रोल में रखते हुए, मैं ये नहीं कहता कि मोदी जी को कोई अफसोस नहीं हुआ होगा, क्योंकि उनकी कोई अयातुल्लाह अली खमेनी से कोई दुश्मनी थोड़ी थी, वो तो उससे कई बार मिले भी थे। और ना ही ऐसा कोई संवेदनशील व्यक्ति होता है कि जो इस ऐसे मौके पे कुछ ना बोले, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं जहां पर आपको चुप रहना ही ज्यादा ठीक लगता है। रही बात जब उस शिप को टारपीडो कर दिया गया तो उसके बाद 3 शिप्स जो थे ईरान के, not given to 3 Iranian warships to dock at Indian ports, says EAM। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है वो 3 जो ईरान के शिप्स है जिनको डर था कि कहीं अमेरिका उड़ा ना दे। अमेरिका बोस्ट कर रहा है कि मैंने 50 से ऊपर ईरानियन शिप्स जो है वो उड़ा दिए हैं, और इसलिए उड़ा दिए कि मेरे को है कि वो वहां पे माइंस, गल्फ ऑफ हार्मोज में माइंस बिछाने की कोशिश कर रहे हैं। वट एवर इट इज, वट एवर द रीजन मे बी, बट दीज आर द रीजंस दैट व्हाई मोदी इज साइडिंग विद ट्रंप। ट्रंप टुडे इज अ ग्रेट पावर। जब सीरिया में, वेनेजुएला में, तो सीरिया के वक्त भी सीरिया की सरकार वेट करती रही कि शायद चाइना आएगा, रशिया आएगा, मदद को नहीं आया। वेनेजुएला के समय भी मदुराओ निकोलस जो था वो वेट करता रहा कि अब चाइना आएगा, अब रशिया आएगा मदद के लिए, कोई नहीं आया। और इस समय भी अगर हम देखें तो ईरान में जो घटना घटित हुई तो कोई देश उसकी मदद के लिए डायरेक्टली नहीं आया। आश्वासन दिए जा रहे हैं, चाइना कहा जाता है कि चाइना ने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन कुछ पुख्ता सबूत नहीं है। ना ही रशिया आगे आया। पुतिन उस समय, पुतिन जो है वो ट्रंप को साथ फोन पे बातचीत कर रहा है और कहता है मैं मध्यस्थता करा के मैं इस युद्ध को समाप्त कर सकता हूं। कहने का भाव ये है
कि इस समय अगर देखा जाए तो मोस्ट पावरफुल जो साबित कर रहा है वो तो सिर्फ ट्रंप ही है। मानो या ना मानो, सारी कांग्रेस उसके खिलाफ है, सारे अमेरिकन जो है उसके खिलाफ है, लेकिन वो किसकी परवाह नहीं करता हुआ अपनी पॉलिसीज को रंग देता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि ठीक है हमारी पॉलिसी, लेकिन हमारी सरकार को शायद ये ठीक लगता हो कि ऐसा करने से वो एक ऐसे बुली का साथ ले लेंगे, क्योंकि भारत का अमेरिका के साथ व्यापार जो है वो $80 बिलियन से ऊपर का जाता है, और उस व्यापार में भारत का पलड़ा जो है हमेशा 60-40 का रहता है। भारत को बहुत प्रॉफिट होता है वहां पे, और इसी शायद यही कारण है कि अमेरिका के साथ भारत बिगाड़ना नहीं चाहता। ना ही उसने रूस से बिगाड़ी है, ना ही चाइना से। ये नहीं कि अगर ट्रंप का दिल उन्होंने जीत लिया, ये भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि ट्रंप ने कहा है कि मैं भारत को मोहलत देता हूं कि 1 महीने के लिए वो रशिया से ऑयल ले सकता है। भारत ने रूस के साथ ऑयल लेना कम किया था, बंद नहीं किया था। उसकी रेशो कम हुई थी, अब फिर वहीं बढ़ जाएगी। इंटरनेशनल रिलेशंस है, क्या कब कहां क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, और हमें अपने लीडर्स के ऊपर थोड़ा सा विश्वास रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो जो भी नीति अपना रहे हैं, हो सकता है उसमें कुछ खामियां हो, कुछ कमियां रह गई हो, लेकिन अगर हमें वो उसकी पॉजिटिविटी नजर आती है, क्योंकि जो बना रहे होते हैं पॉलिसीज और जो फ्रेमर्स ऑफ दी पॉलिसीज होते हैं उनकी सोच हमारी सोच से बड़े आगे होती है। कहां तक वो जाते हैं, कहां वो पहुंच जाते हैं, इसके बारे में तो जब वक्त आता है तभी पता चलता है, पहले नहीं। थैंक यू सो मच।